हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में एनएलपी सब्जेक्ट का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये पार्ट 4 लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत सारी चीजों कंसेप्ट को क्लियर किया था, डिस्कस किया था। जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है और बेसिक्स ऑफ जैसे लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस क्या होती है, पाइपलाइन एनएलपी का क्या होता है, ये सब हमने देखा था। और थर्ड लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था इससे पहले, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था और कुछ कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था, है ना। आज की वीडियो को हम और जो है फॉरवर्ड लेने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनएलपी को, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे चैप्टर्स को या फिर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंटायर एनएलपी के अंदर। तो जितने भी हमने एनएलपी में चीजें पढ़ी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो ये होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैंने सेमेस्टर ओरिएंटेड होकर यहाँ पे बनाया है। वो टॉपिक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे सॉरी, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे दोस्तों, वहां पे नोट्स वगैरह जो भी है आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो अगर कोई डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। और इसका जो पर्टिकुलर ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं, इसका जो नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिलेवेंस फीडबैक। दोस्तों, रेलेवेंस फीडबैक क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूंगा यहाँ पे। हाँ दोस्तों, रेलेवेंस फीडबैक जो है वो एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो हमारा एनएलपी का एप्लीकेशन होता है, उसमें एक टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं सर्च इंजन वगैरह के सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं रेलेवेंस फीडबैक में कि जो हम कोई भी यूजर है वो जो भी चीज सर्च करता है ना, वो सर्च रिजल्ट को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कि जो भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया कि भाई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन मैंने सर्च किया, तो उसमें मेरे पास बहुत सारी चीजें आएंगी। मान लो 5 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए जो कि भाई है, उसमें से हो सकता है 3 मेरे पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो और 2 मेरे पास अनरिलेवेंट या फिर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो। तो ये सारी चीजों को बेसिकली रिलेवेंट है, कौन सा रिलेवेंट है कौन सा नहीं है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रेलेवेंस फीडबैक करते हैं। क्या है मतलब इसका, अगर मान लो मैंने सर्च किया एमएल एप्लीकेशन, मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट आए, मान लो उसमें D1 D2 D5 जो है 3 डॉक्यूमेंट मेरे पास रेलेवेंट है और 2 डॉक्यूमेंट D3 D4 नॉन रेलेवेंट है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमारा जो ओरिजिनल क्वेरी था, मतलब ये वाला जो क्वेरी ओरिजिनल था, उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा यूजिंग सम एल्गोरिदम्स। एंड फिर जो है हमारे पास क्या करेगा, वो जो फ्यूचर हम रिट्रीवल करेंगे, फ्यूचर अगर मैं सर्च करता हूँ कभी, तो उसको इम्प्रूव करेगा कि भाई वो रिलेवेंट रिलेवेंट सिर्फ आए। तो हमारा एम क्या है कि यूजर तक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ही पहुंचे। तो रेलेवेंस फीडबैक में हम क्या करते हैं कि भाई जो भी हम सर्च का रिजल्ट आ रहा है उसमें हम रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का देखें, नॉन रेलेवेंट को हटा दे जिससे फ्यूचर की क्वेरी में वो नॉन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ना आए। अब टाइप्स ऑफ रेलेवेंस फीडबैक हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट फीडबैक, एक होता है इम्प्लिसिट फीडबैक और एक होता है स्यूडो रेलेवेंस फीडबैक। एक्सप्लिसिट फीडबैक में हमारा जो यूजर है वो मैनुअली कोई भी डॉक्यूमेंट है या जो सर्च रिजल्ट है उसको मार्क करेगा कि वो रेलेवेंट है या नॉन रेलेवेंट है। इम्प्लिसिट फीडबैक में हमारा सिस्टम खुद ऑब्जर्व करेगा कि यूजर कहाँ पे क्लिक कर रहा है और कोई भी डॉक्यूमेंट का रीडिंग टाइम कितना है, डाउनलोड कितनी हो रही है, एंड उसके हिसाब से वो रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट को कैटेगराइज करेगा और आगे के फ्यूचर के जो क्वेरीज है उसमें नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रोड्यूस करेगा। थर्ड आता है टाइप हमारा स्यूडो रेलेवेंस फीडबैक। स्यूडो रेलेवेंस फीडबैक क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो टॉप के जो रिजल्ट्स आ रही है, टॉप मान लो 5, फॉर एग्जांपल के की वैल्यू हमारा 5 है, तो जो 5 टॉप के 5 रिजल्ट्स है उसको रेलेवेंट अपने आप मान लेगा। अगर वो नॉन रेलेवेंट हुआ तो भी उसको रेलेवेंट मानेगा और बाकी के जितने भी नीचे रह गए उसको नॉन रेलेवेंट मान के हटा देगा। तो इसमें एक दिक्कत आती है कि हो सकता है नीचे जो है वो रेलेवेंट हो और वो हट जाए, तो इसमें यहाँ पे ड्रॉबैक आता है। अब दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर स्पेस मॉडल जो हमने पढ़ा था उसका बैकग्राउंड यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास मान लो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मान लो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये जो वोकैबुलरी है वो 2 बार, 1 बार, 0 बार, 2 बार, 3 बार आया है। ये हमारा डॉक्यूमेंट हमने पता है कैसे बनाते हैं। और मैंने एक क्वेरी यहाँ पे रन किया, क्वेरी मतलब सर्च मैंने यहाँ पे किया यूजर ने 1100, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी, और उसके हिसाब से रेलेवेंसी और नॉन रेलेवेंसी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मशहूर एल्गोरिदम आता है जिसका नाम है रोशियो एल्गोरिदम। रोशियो एल्गोरिथम दोस्तों क्या करता है, हमारा जो क्वेरी वेक्टर है उसको मॉडिफाई कर देता है यूजिंग द नॉन रेलेवेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यूजर ने मान लो सर्च किया हमारा एमएल एप्लीकेशन, ये हमारा क्वेरी वेक्टर था। अब हमारा रोशियो एल्गोरिथम क्या करेगा, नॉन रेलेवेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके ये जो एमएल एप्लीकेशन क्वेरी है इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, जिससे आगे जो है हमारा जो सर्च रिजल्ट आए वो रेलेवेंट ही आए।
तो इसका फॉर्मूला हमारे पास दोस्तों ये होता है क्यू एम, दैट इज द मॉडिफाइड वेक्टर या मॉडिफाइड क्वेरी वेक्टर। अल्फा एक कांस्टेंट है, क्यू नॉट हमारा जो ओल्ड या फिर ओरिजिनल क्वेरी वेक्टर था वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लस इसमें बीटा अपॉन में डी आर। डी आर क्या है, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका एडिशन है। यहाँ पे माइनस हम कर देंगे नॉन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पे नॉन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हो गया हमारे पास यहाँ पे नॉन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का एडिशन। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे क्यू नॉट हमारा 1,1 है, हमारा ओरिजिनल क्वेरी वेक्टर है। डी आर जो है वो हमारा क्या है 2,3 है, दैट इज बेसिकली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का वेक्टर। और डी एन आर जो है 0,4 है, जो कि नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का वेक्टर है। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का तीनों का हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट गिवन है, हम फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करेंगे। 1,1 हमारा अल्फा की वैल्यू 1 थी तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और 1,1 हमारा ओरिजिनल क्वेरी वेक्टर था, प्लस 0.75 अपॉन में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेरी वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 दैट इज √13 हो गया, और 2,3 वापस यहीं पे आ जाएगा, माइनस 0.25 अपॉन में 4, 0.24 अपॉन में 0.25 अपॉन में 4, 4 कैसा आया, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर बेसिकली 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, और 0,4। सबको जब दोस्तों हम सॉल्व करके वेक्टर एडिशन कर लेंगे तो 2.5 और 2.25 आ गया। देखो हमारा जो ओरिजिनल क्वेरी वेक्टर था 1,1 उसको मॉडिफाई करके हमने 2.5 और 2.25 बना दिया, तो क्वेरी जो है वो ज्यादा फोकस्ड हो जाएगी हमारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की तरफ, और यही हमारा रोशियो एल्गोरिथम का मेन एप्लीकेशन या एम होता है। रोशियो एल्गोरिथम का एडवांटेज वही बात है कि हमारा जो रिट्रीवल एक्यूरेसी है उसको इंप्रूव करता है, यूजर इंटेंट को लर्न करता है, और एम्बिग्विटी को रिड्यूस करता है। यहाँ पे कहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है, सर्च इंजन रिकमेंडेशन सिस्टम, इन सब जगहों में हमारा रोशियो एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा नियरेस्ट नेबर फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जो हमारे पास होता है, आपने मशीन लर्निंग में अगर आपने देखा होगा, मशीन लर्निंग में एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर या फिर नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो हम क्लासिफाई करेंगे क्लासेस क्लासेस के अंदर, क्लासेस होंगे बहुत सारे। जैसे मान लो D1 है, उसका हमें पता नहीं है टेस्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। हमें पता है इसके आसपास वाले जो डॉक्यूमेंट्स है D4 D2 और D3, ये जो है D3 हमारा क्लास 1 का है, D2 हमारा क्लास 2 का है, D4 हमारा क्लास 1 का है। तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन द डिस्टेंस हम डिस्टेंस निकालते हैं कौन ज्यादा नियर बाई है, और जो भी मेजोरिटी होगा, फॉर एग्जांपल D1 के करीब ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो 2 डॉक्यूमेंट है D3 और हमारा D4 वो क्या है क्लास 1 का है, और D2 जो है वो क्लास 2 का है। तो मेजोरिटी क्या है क्लास 1, क्योंकि पास में है, तो D1 को हम क्लासिफाई कर देंगे क्लास 1। तो इस तरीके से हमारा नियरेस्ट नेबर काम करता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, मान लो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, बाव जो बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF-IDF का इस्तेमाल करके। अभी बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF क्या होता है ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, आप इसको देख सकते हो। फिर जैसे मान लो हमने कर दिया, ये देखो हमने यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स या इसको करके हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया टेक्स्ट को। उसके बाद हम सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्यूट करेंगे किसकी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कौन सा सिमिलैरिटी हम फाइंड आउट करते हैं बाकी सारे डॉक्यूमेंट से, जो भी सबसे ज्यादा सिमिलर होगा, मतलब मान लो के की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर मान लो क्लास एस है और पी है, और डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3 है, सिमिलैरिटी हमने फाउंड आउट किया, सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच ज्यादा आ रही है, इसमें कम आ रही है, तो जो भी इसका क्लास होगा वो हम यहाँ पे जो है क्या कर देंगे क्लासीफाई कर देंगे। तो मेजोरिटी क्लास असाइन करेंगे टू द सेंटेंस या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर दोस्तों नियरेस्ट नेबर के बाद हमारा आता है नेव बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेव बेस दोस्तों क्या यूज करता है, बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बेस थ्योरम का इस्तेमाल करता है टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ पे नेव बेस को हम नेव इसीलिए बोलते हैं कि बिकॉज वो सारे जो फीचर्स है उसको इंडिपेंडेंट कंडीशनली इंडिपेंडेंट मान लेता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ऐसा मान लेता है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, पी ए गिवन बी इज बेसिकली पी बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ बी। ठीक है, ये किस तरीके से आता है ये हमने प्रूफ बहुत जगह देखा था, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होता है कभी कभी जो है प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो आती है, तो जीरो के केस में जीरो ना आए और हमारा प्रोबेबिलिटी गड़बड़ा ना जाए, इसलिए हम स्मूथिंग करते हैं, लाप्लास स्मूथिंग। उसमें क्या होता है हम +1 और जो हमारे पास टोटल जितने भी वोकेबलरी है उसका हम लोग यहाँ पे सम कर देते हैं। किस तरीके से होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे पास, विन मनी नाउ, क्लेम फ्री प्राइस, मीट टुमारो, प्रोजेक्ट डिस्कशन। अब ये जो है हमारे पास विन मनी नाउ स्पैम है क्लास हमारा, क्लेम फ्री प्राइस स्पैम है, मीट टुमारो नॉन स्पैम है, और प्रोजेक्ट डिस्कशन नॉन स्पैम है। हमारा जो टेस्ट जो केस है टेक्स्ट है वो है फ्री मनी। अब हमें क्लासिफाई करना है क्या ये स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम कितना है दोस्तों, हमारे पास 4 बार है टोटल, 4 में से 2 बार हमारा क्या आया है स्पैम आया, तो 0.5 हो गया, और नॉन स्पैम भी सेम आएगा 0.5 हो गया। अब जो है हम वोकेबलरी निकालेंगे, दैट इज यूनिक वर्ड्स कितने हैं। देखो यूनिक वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास यूनिक वर्ड्स जो है वोकेबलरी में 10 है, तो वी मॉड ऑफ वी हमने निकाले 10।
अब दोस्तों स्पैम अगर मैं देखूं, स्पैम में कितने वर्ड्स है, 6 वर्ड्स है। कौन से? विन, मनी, नाउ, क्लेम, फ्री, प्राइस। ठीक है, सब एक एक बार आया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, हमें इतना से पता चल गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इन स्पैम, बिकॉज हमारे पास फ्री और मनी यहाँ पे देखना है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट देखो यहाँ पे फ्री है। अब फ्री जो है वो कितनी बार स्पैम है वो हमें कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। हमने बोल दिया कि ये स्पैम है, अब बताओ ये फ्री है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो दैट इज कितना होता है, मैंने आपको बताया, काउंट वन, कितनी बार वो आया है स्पैम में, एक ही बार आया है दोस्तों हमारा, सॉरी ये आया एक ही बार आया है हमारा फ्री। और प्लस वन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला में हमें लैपलास स्मूथिंग करनी पड़ती है, तो प्लस वन कर दिया। अपॉन में कितनी बार हमारा टोटल स्पैम है, टोटल वर्ड्स कितने हैं स्पैम में, 6 है। और मॉड ऑफ वी मतलब 10। तो ये हो गया हमारा 2/16, मतलब इतना निकल के आ गया। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मनी निकालेंगे स्पैम में, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मनी कितना है स्पैम में, तो मनी एक ही बार आया है दोस्तों, 1 प्लस 1 अपॉन में 16 वापस से, तो 0.125 सेम आ गया। अब हम नॉट स्पैम के लिए निकालेंगे दोस्तों, अगर टोटल हमारे 10 वर्ड्स है यूनिक, उसमें 6 जो है वो स्पैम में चले गए, तो 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नॉट स्पैम में है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री नॉट स्पैम में, क्या फ्री एक बार भी आया है हमारे नॉट स्पैम वाले कैटेगरी में, नहीं एक बार भी नहीं है, तो 0 हो गया। प्लस 1 हम करते हैं अपॉन में 4, मतलब टोटल कितने हमारे नॉट स्पैम है, प्लस 10 हो गया, तो ये इतना आया 0.0471। और मनी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 4/10। मनी कितनी बार आया, 0 बार आया, तो सेम हो गया हमारे पास सेम। अब देखोगे दोस्तों, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो है वो ज्यादा बड़ा आएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके आप जब देखोगे तो ये बड़ा आ रहा है इससे, इसीलिए हम टेक्स्ट को क्लासिफाई करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट था दैट इज फ्री मनी, वो स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों हमारा नेव बेस्ड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा होता है, बिकॉज हाई डायमेंशनलिटी अगर हमारा टेक्स्ट है उसको हैंडल कर सकता है। स्पार्स वेक्टर वाले, जो स्पार्स वेक्टर मतलब 0 0 वाले जो होते हैं उसको हैंडल कर सकता है, और इंडिपेंडेंट सबको ट्रीट करता है, तो इससे हमें फायदा यहाँ पे मिलता है। देन दोस्तों एसवीएम जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, उसको इस्तेमाल करके हम किस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था टीएफ आईडीएफ या फिर बाउ का इस्तेमाल करके। फिर अपना एसवीएम मॉडल जो है हमारा हाइपरप्लेन को ट्रेन करेंगे और उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे अपनी क्लास को। एसवीएम में क्या होता है, हमारा एक मिडिल जो लाइन होता है बेसिकली हमारा, जो इसको हाइपरप्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये मार्जिनल प्लेन्स होती हैं, बेसिकली हमारे पास ये इसके ऊपर जो पॉइंट्स होती हैं, वर्ड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, अब ये सपोर्ट वेक्टर्स हमारे पास जो है वो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और बाहर के पॉइंट नॉन सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। अब हमें ये जो दो लाइंस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा चाहिए, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है मैक्सिमम सेपरेबिलिटी बनेगा, और हमारे पास क्या होगा, हम कैटेगराइज कर सकते हैं कोई भी क्लासेस को या वर्ड्स को। अब इसमें अगर मान लो दोस्तों हमारा जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल ना हो, मतलब हम दोनों को सेपरेट ना कर पाए, तो इसलिए हम कर्नल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कर्नल ट्रिक का, जिसमें हम कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लीनियर फंक्शन हो गया, या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन कर्नल हो गया, या फिर आरबीआई या फिर आरबीएफ या फिर गॉसियन कर्नल हो गया। तो ये सब कुछ कर्नल से आपको थ्योरी में लिख के आ सकते हो। देन दोस्तों एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल पार्सिंग। स्टैटिस्टिकल पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग का मतलब होता है जब भी हम एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल पार्सिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है द बॉय सॉ द डॉग, ये एक मेरे पास एक सेंटेंस है। तो इसमें जो बॉय जो है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ जो है वो वर्ब हो गया, और डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। स्टैटिस्टिकल पार्सिंग में जो है हम क्या करते हैं, पार्सिंग का मतलब तो ये हो गया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बस स्टैटिस्टिकल पार्सिंग क्या होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं हमारा पास्ट ट्री क्या होना चाहिए उसको पता लगाने के लिए, तब हम उसको स्टैटिस्टिकल पार्सिंग बोलते हैं। ये यूज करते हैं हम एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए। अब एम्बिग्यूटी क्या होता है वो भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया, तो आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे मान लो दी बॉय सॉ द डॉग। अब उसको हम तोड़ेंगे सेंटेंस को नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। उसके बाद दी बॉय सॉ दी डॉग, ये सब हमने ले आया। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है स्टैटिस्टिकल पार्सिंग, और बॉटम टू टॉप अप्रोच भी हो सकता है, जहां पर हम सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब बेसिकली जो वर्ड्स है टोटल एक एक वर्ड से हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे जोड़ जोड़ के। तो ये होता है स्टैटिस्टिकल पार्सिंग। अब आता है दोस्तों सीक्वेंस लेबलिंग। सीक्वेंस लेबलिंग क्या होता है दोस्तों, जब हम असाइन करते हैं लेबल्स, किसको क्या असाइन करते हैं, लेबल्स असाइन करते हैं दोस्तों सीक्वेंस एलिमेंट्स को। तो क्या होता है, जैसे मान लो डॉग बार्क्स लाउडली, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉग नाउन है, बार्क वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है, तो हमने पोस्ट टैगिंग हो गया। ये एक सीक्वेंस लेबलिंग का तरीका है। एनी आर अगर हम करते हैं, दैट इज बेसिकली नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, मतलब वी आर, मतलब मान लो वी आर कोई इंसान है, लिव्स इन दिल्ली, तो वी आर नेम हो गया, दिल्ली हमारा लोकेशन हो गया। तो इस तरीके से जब हम कैटेगराइज करते हैं, सीक्वेंस लेबल कर देते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, तो उसको सीक्वेंस लेबलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा सीक्वेंस लेबलिंग बहुत काम में आता है। और इसके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे हिडन मार्कअप मॉडल, कंडीशनल रैंडम फील्ड मॉडल, या फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स है, एल्गोरिदम्स है। अब दोस्तों आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट टैगिंग क्या होता है, जब भी हम सिंथेटिक कैटेगरी या फिर कोई क्लास ऑफ एनी वर्ड को असाइन करते हैं, जैसे मान लो आवर डॉग चेज्ड अ ब्राउन कैट फ्रॉम द होम। तो आवर हमारा प्रोनाउन है, डॉग हमारा नाउन है, चेज्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है।
फ्रॉम प्रपोजिशन है, दी डिटरमाइनर है और होम हमारा नाउन है। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग असाइन करते हैं तो उसको पीओएस टैगिंग बोलते हैं। अब इसमें एम्बिग्यूटी क्या आती है कि हो सकता है कोई वर्ड है उसके एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग हो, है ना, तो उस केस में हमारा एम्बिग्यूटी आता है। अब इसके लिए हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे रूल बेस्ड होता है जिसमें हम कुछ ह्यूरिस्टिक रूल्स लिख के रखते हैं और अगर वो वर्ड आया तो बेसिकली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम असाइन कर देंगे। बट एक होता है स्टोकास्टिक मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और एक आता है प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक में भी दो कैटेगरीज आती है, एक होता है जनरेटिव मॉडल, एक होता है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है बट जनरेटिव मॉडल हमारे सिलेबस में है। तो जनरेटिव मॉडल क्या होता है, जब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा क्लास हमारे पास है, हम बस जनरेट कर रहे हैं डेटा को। इसका मतलब क्लासेस जनरेट डेटा, देखो क्लास है वो डेटा को जनरेट कर रहा है किस तरीके से, हमारे पास ऑलरेडी डिटरमाइनर, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग्स मतलब क्लासेस है। हम इससे जो है जैसे जैसे नया नया वर्ड या सेंटेंस आता रहेगा हम उसको असाइन करते रहेंगे, मतलब जनरेट होता रहेगा। जैसे मान लो दी आया तो मैंने डिटरमाइनर दे दिया, गर्ल आया तो नाउन दे दिया, इज आया तो वर्ब दे दिया, इंटेलिजेंट आया तो एडजेक्टिव दे दिया। इस तरीके से हमारे पास होता है। तो ये जो दी गर्ल इज इंटेलिजेंट ये वाला जो है एमिशन प्रोबेबिलिटी होता है, और ये जो पहले से क्लास बना रखा है हमने उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब ये स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और एमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो आगे हमें और ज्यादा समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में क्या होता है, हमारे पास डेटा हमारे पास पहले से होता है और हम एक एक करके अज्यूम करते हैं कि हिडन स्टेट जो है जनरेट हो रहा है, मतलब क्लासेस जनरेट हो रही है डेटा से। तो डेटा हमारे पास है, हम क्लास असाइन करेंगे उसको, डेटा हमारे पास है क्लास असाइन करेंगे, तो टॉप बॉटम टू टॉप हमारा अप्रोच होता है। इसमें जो एल्गोरिदम्स आते हैं, मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल, कंडीशनल रैंडम फील्ड मॉडल, ये सब हमारे पास एल्गोरिदम होती है। और जेनेटिव मॉडल में हमारा एचएमएम या फिर नेव बेस्ड, एचएमएम मतलब हिडन मार्कअप मॉडल, ये सब आता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा मार्कोव प्रोसेस के बारे में। मार्कोव प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फ्यूचर स्टेट है या फिर फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट स्टेट पर, वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, पास्ट स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई स्टेट है, हमारे पास एक्स टी प्लस वन जो कि फ्यूचर स्टेट है, वो हमारा गिवन, और हमारे पास फ्यूचर स्टेट और सॉरी पास्ट स्टेट जितने भी है वो सब गिवन है। तो जो हमारा बेसिकली एक्सटी मतलब फ्यूचर स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट मतलब एक्सटी पे डिपेंड करेगा, उसी को हम मार्कोव प्रोसेस बोलते हैं। अब मार्कोव चेन क्या है, बेसिकली एक स्टोकेस्टिक मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, जहां पे प्रोसेस जो है ना वो ये सारे जो स्टेट्स है इनके बीच घूमता रहता है कोई प्रोबेबिलिटी को लेते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास मान लो वेदर है, एक रेनी हो सकता है एक सनी हो सकता है। अगर मान लो उन्होंने गिवन है कि अगर मान लो रेनी आज सनी है तो अगले दिन जो है टुमारो सनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है और रेनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। आज अगर रेनी है तो उसका अगला दिन जो है वो हमारा टुमारो जो है वो हमारा क्या होगा, रेनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और सनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो इस कैटेगरी से हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो सनी रेनी सनी रेनी। आप देख सकते हो हम जितने भी हमारे पास कैटेगराइज है उसको हमने लिख लिया। अब सनी है आज, अगले दिन सनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे देखो 0.8 है। सनी है अगले दिन रेनी होगा 0.2 है। रेनी है अगले दिन सनी होगा 0.6 है, और रेनी है अगले दिन भी रेनी होगा 0.4 है। तो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स यहाँ पे बना लिया। एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वेक्टर दिया होता है जिसमें हमारे पास जो आज का या फिर इनिशियल जो हमारे पास सनी और रेनी का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे गिवन होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखो, अगर आज सनी है तो इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 दिन बाद रेनी होगा। अब देखो आज अगर सनी है इतना हमने फिक्स कर लिया, तो अगले दिन जो है वो सनी भी हो सकता है रेनी भी हो सकता है, बट अगले के अगले दिन मतलब 2 डेज आफ्टर आफ्टर 2 डेज जो है वो रेनी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सनी रेनी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो सनी के बाद सनी है, सनी के बाद सनी आने की प्रोबेबिलिटी 0.8, और सनी के बाद रेनी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है। हमें यहाँ पे देखो सनी के बाद रेनी तो 0.2 0.16 निकला है। सनी के बाद रेनी है उसके बाद 0.2 है, और रेनी के बाद रेनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 0.4। तो हमने यहाँ पे 0.212 निकाल लिया, तो 0.28 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइनल प्रोबेबिलिटी प्लस करके कि 2 दिन बाद हमारा रेनी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब मार्कोव चेन की कुछ लिमिटेशंस है तभी हम उसको यूज नहीं करते हैं। मार्कोव चेन जो है वो अज्यूम करता है कि जो डायरेक्ट जो स्टेट्स है हमारे पास वो विजिबल है। अब हमें असल में तो पता नहीं है कि सनी जो है वो अगले दिन सनी होगा, ये सब पहले से पता नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हमारे पास ये अज्यूम करता है स्टेट विजिबल है, जो कि असल में नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हिडन मार्कोव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हिडन मार्कोव मॉडल क्या होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है जहां पे स्टेट्स जो है हमारे वो हिडन रहता है, हमें पहले से पता नहीं होते, बट जो आउटपुट ऑब्जर्वेशन है वो पहले से विजिबल होता है, वो पहले से विजिबल होता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एन ग्राम मॉडल के बारे में। ये एन ग्राम मॉडल क्या होता है, एन ग्राम मॉडल एक मॉडल है जो कि प्रेडिक्ट करता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो वर्ड है मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है गिवन एन माइनस वर्ड, पिछले जितने भी वर्ड है उसका इस्तेमाल करके हमें क्या यूज करता है, प्रेडिक्ट करता है अगला वर्ड क्या होगा।
तो इसमें अगर मान लो n बराबर 1 हुआ तो भाई पिछला तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो यूनिग्राम हो गया, तो अलग अलग वर्ड आएंगे, आई लव एनएलपी अलग अलग सब आएगा। अगर n बराबर 2 आया तो बाईग्राम मतलब आई लव एक साथ आएगा, लव एनएलपी एक साथ आएगा। n बराबर 3 हुआ तो आई लव एनएलपी एक साथ हमारे पास आ जाएगा। किस तरीके से ये हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी अगर बाईग्राम मॉडल की मैं बात करूँ, अगर मेरे पास दो वर्ड्स है तो ये होगा हमारे पास काउंट ऑफ जो भी हमारा वर्ड है और ये पिछला वर्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, आप देख सकते हो कि आपको पता ही है किस तरीके से निकला हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा ए गिवन ए बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ए होता है अपॉन पी ऑफ ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए कॉमा बी दैट इज पी बी ऑफ गिवन ए गिवन बी इनटू पी ऑफ ए। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ पे काम आएगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लैंग्वेज मॉडलिंग। लैंग्वेज मॉडलिंग क्या होता है, जब हम असाइन करते हैं सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स प्रोबेबिलिटीज। बेसिकली क्या करता है, कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आएगा वो जब हम पता लगाते हैं कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आएगा, तो उसको हम लैंग्वेज मॉडलिंग बोलते हैं। अब लैंग्वेज मॉडलिंग जो है वो मार्कोव अजम्पशंस को फॉलो करता है या फिर वो यूज करता है, जो कि हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट मार्कोव अजम्पशन क्या बोलता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट वर्ड अगले वर्ड का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारा प्रीवियस वन वर्ड पे डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी। सीधी सी बात है। तो हमारे पास मान लो वर्ड टी है जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और हमारे पास गिवन है बहुत सारे पीछे के वर्ड, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा जो वर्ड टी है मतलब जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिपेंड करेगा सिर्फ प्रीवियस वर्ड वन वर्ड पे डिपेंड करेगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा। सेकंड मार्कov जो है सेकंड ऑर्डर मार्कov अजम्पशन क्या होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द प्रीवियस टू वर्ड, क्योंकि दो ऑर्डर है तो दो वर्ड, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे वर्ड गिवन है। अब डब्ल्यू टी जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो डिपेंड करेगा ओनली द प्रीवियस टू वर्ड, मतलब डब्ल्यू टी माइनस वन और डब्ल्यू टी माइनस टू। अगर के ऑर्डर होता तो के प्रीवियस वर्ड्स पे डिपेंड करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डब्ल्यू टी माइनस वन डब्ल्यू टी माइनस टू यहाँ तक जाएगा डब्ल्यू टी माइनस के तक। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास आता है हिडन मार्कोव मॉडल के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और हम न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करेंगे। हिडन मार्कोव मॉडल क्या बोलता है, अगर मान लो मेरे पास एक सेंटेंस है दोस्तों, सेक्रेटेरिएट इज एक्सपेक्टेड टू रेस टुमारो। मेरे पास ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बोला ये जो रेस है ना, ये जो रेस वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नाउन है या फिर ये वर्ब है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हिडन मार्कोव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे स्टेट जो है वो हिडन है पहले से। ठीक है, आउटपुट वर्ड विजिबल है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि रेस जो है वो वर्ब है, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेस जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब हम दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बाईग्राम, यहाँ पे दोस्तों हिडन मार्कोव मॉडल में हम बेस थ्योरम प्लस बाईग्राम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, बाईग्राम मॉडल का हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। क्या होता है बाईग्राम का मतलब होता है क्या कि जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द प्रीवियस वर्ड। अब देखो रेस जो है वो मैंने आपको बोला कि वर्ब है, ठीक है, रेस जो है वो हमारा वर्ब है। अब मैंने आपको बताया था कि हिडन मार्कोव मॉडल जनरेटिव मॉडल होता है, कि जो कि हमारा क्लासेस पहले से गिवन होती है, क्लास मैंने वर्ब बता दिया और वो जनरेट करेगा हमारे वर्ड को। रेस आया, इसको हमने x2 मान लिया। वर्ब जो है वो हमारा Q2 स्टेट है, क्योंकि मैंने वर्ब माना है अभी के लिए। और इसका प्रीवियस स्टेट क्या है दोस्तों, प्रीवियस स्टेट हमारा 2 है। 2 यहाँ पे देखो आप 2, ठीक है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया Q1 स्टेट। अब Q1 Q2 हमारे दो स्टेट है, x2 जो है वो वर्ड एमिटेड फ्रॉम द Q2 क्योंकि जनरेटिव मॉडल है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी बता दो Q2 का, कि मतलब बेसिकली ये वर्ब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। गिवन मैंने क्या है, वर्ड गिवन है, मतलब रेस गिवन है और 2 गिवन है, पिछले वाला वर्ड गिवन है और जो वर्ड है असली वाला वो गिवन है। तो आप बताओ कि हमारा जो है रेस जो है वर्ब है वो निकाल के बता दो। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, दैट इज Q2 दैट इज वर्ब, x2 मतलब हमारा जो रेस है और Q1 जो कि हमारा 2 है। तो किस तरीके से निकालेंगे, हम सबसे पहले बेस थ्योरम निकालते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन Q2, x2 दैट इज बेसिकली जो वर्ड है अपॉन में Q2। ठीक है, मतलब मैंने बता दिया कि वर्ब है, अब बताओ कि ये रेस है इसकी प्रोबेबिलिटी, और मैंने ये बता दिया प्रीवियस वर्ड जो है वो हमारा 2 है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मतलब जो हमारा Q2 स्टेट है वो वर्ब होगा। तो इसको हम बाईग्राम बोलते हैं, पता ही होगा आपको कि प्रीवियस वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमारा बेस थ्योरम होता है। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली क्या निकाला, वर्ब गिवन दैट रेस और 2 है, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ब क्या है, तो दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस गिवन वर्ब मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ब गिवन 2। अब इसका मान लो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आता है x, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ निकल के आती है मान लेते हैं वो x है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो मैंने मान लिया x है। अब दोस्तों मैंने माना कि रेस जो है वो नाउन है, अगर दोस्तों नाउन है तो वापस से वही काम करेंगे कि 2 उसका पिछले वाला स्टेट 2 था, यहाँ पे ये नाउन आया Q2 और ये जनरेट कर रहा है एमिट कर रहा है रेस को।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 गिवन X2, Q1, दैट इज बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 गिवन Q2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 अपॉन Q1, सेम काम हमने किया है। दैट इज बेसिकली बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस गिवन नाउन है मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन गिवन 2। अब इसको मान लेते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आया वो y है। अगर दोस्तों x इज ग्रेटर देन y होता है तो हम क्या कैटेगराइज करेंगे कि हमारा जो रेस है वो हमारा वर्ब हो जाएगा। अगर मान लो x इज लेस देन y तो हम रेस को क्या कैटेगराइज कर देंगे, नाउन कैटेगराइज कर देंगे। यहाँ पे देखो अगर ये बड़ा है तो वर्ब हो जाएगा, अगर ये बड़ा है तो हमारा नाउन हो जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे दोस्तों एक एम्बिग्यूटी मैं आपको समझाता हूँ जिससे हम विटरबी एल्गोरिथम तक पहुंच पाए, है ना। हिडन मार्कोव मॉडल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। मान लो मेरे पास दोस्तों एक सेंटेंस है, द मैंगो इज इन द ट्री, द मैंगो इन द ट्री आर टेस्टी। तो यहाँ पे मान लो द दी जो है वो डिटरमाइनर है, मैंगोज जो है वो दोस्तों वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, दी जो है वो डिटरमाइनर है, ट्री जो है दोस्तों वो हमारा नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, आर जो है वो हमारे पास प्रीपोजिशन है, और टेस्टी जो है वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर मैं रास्ता बताऊं, डिटरमाइनर है, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी हो सकता है, यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ऐसे करके मैंने सारे रास्ते बता दिए। अगर मैं टोटल वेज बताऊं दोस्तों क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल वेज हमारा कैलकुलेट करूंगा तो ये सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी हमारे पास 1 into 2 into 1 into 1 into 2 into 1 into 2, तो इसको 8 वेज आएंगे। अब बताओ दोस्तों हमारे पास 8 वेज के लिए हमें ये HMM कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा जिससे हमें पता चल सके कि क्या है। तो बहुत टाइम टेकिंग है दोस्तों, बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे पास एक विटरबी भाई साहब आते हैं और अपना एल्गोरिदम लेके आते हैं जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो डीएसए आपने अगर पढ़ा होगा, एल्गोरिदम पढ़ा होगा, उसमें एक हमारे पास यहाँ पे टॉपिक होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसका इस्तेमाल करता है एफिशिएंट पाथ निकालने के लिए कि कौन सा पाथ होगा जिससे हमें पहले से पता चल जाए और हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और टाइम को रिड्यूस ये कर पाए। और ये जो है टेबल में वैल्यू को स्टोर करता है जिससे हम बार बार कैलकुलेशन ना करें। किस तरीके से विटरबी एल्गोरिथम वर्क करता है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस और पूरी चीजों को समझाता हूँ, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा वो उसमें दिया होगा हमारे पास एक कॉर्पस। कॉर्पस में हमारे पास ये जो है स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक जो टेक्स्ट है उसका स्टार्टिंग हमारे पास टैग, और ये होता है एंडिंग टैग। याद आ गया, ये स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है, ये थोड़ा विल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मान लो मार्टिन जस्टिन कैन वॉच विल, एक सेंटेंस ये है, स्पॉट विल कैच मार्टिन, विल जस्टिन स्पॉट मार्टिन, और मार्टिन विल स्पैट स्पॉट, ऐसे करके है हमारे पास। मान लो 4 कॉर्पस है, 4 डॉक्यूमेंट्स है और कॉर्पस हमारा गिवन होता है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या होता है, जो हमारे बेसिकली मार्टिन नाउन है क्या है वो सब भी हमारे पास पीओएस टैग पहले से गिवन होगी। जैसे मान लो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 पीओएस टैग है, नाउन, वर्ब और मोडाइल वर्ब। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो दिस कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो नो नीड टू मेक इट, ठीक है। तो जैसे मार्टिन है नाउन है, यहाँ पे जस्टिन नाउन है, हमारा कैन मॉडल वर्ब है, वॉच वर्ब है, और ये हमारे पास यहाँ पे विल जो है वो नाउन है। ऐसे करके हमारे पास सारे जो है यहाँ पे गिवन होंगे। आपको कैलकुलेट कर लो कि नाउन कितनी बार है यहाँ पे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 हमारे नाउन है, मोडाल वर्ब 4 है और वर्ब हमारे पास 4 है, इतना आपने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों हमें एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। कैसे बनाते हैं एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स? एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पीओएस टैग है, नाउन, मोडाल वर्ब और हमारा वर्ब, उसको आप लिख लो। और जितने भी यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी में जितने यूनिक वर्ड्स हैं उसको आप यहाँ पे लिख लो। वोकैबुलरी का मतलब ही होता है यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली आप वोकैबुलरी में वर्ड्स जितने भी है, दैट इज मार्टिन, जस्टिन, विल, स्पॉट, कैन, वॉच, पैटर्न, ये सारे आपने देखो कौन से यूनिक है, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना है दोस्तों। मार्टिन ऐसे करके आपने सारे लिख दिए। और यहाँ पे समेशन दोस्तों हमारे पास वही बात है कि समेशन कितनी बार नाउन आया, 9 बार, ये 4 बार, ये 4 बार, इतना हमने लिख लिया। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ पे क्या दोस्तों, जितनी बार भी मार्टिन आया है उसमें मार्टिन कितनी बार नाउन है, ये बेसिकली हमें निकालना है। जितनी बार भी दोस्तों हमारा मार्टिन आया है उसमें मार्टिन कितनी बार नाउन है, ये हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है, दैट इज द एम। मार्टिन दोस्तों यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, 4 बार मार्टिन आया है। और चारों बार अगर दोस्तों आप देखोगे ये एक नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये नाउन है हमारे पास, और एक हमारा ये भी नाउन है। तो चारों के 4 बार मार्टिन आया है और चारों के 4 बार हमारा मार्टिन नाउन है। तो 9 नाउन थे उसमें से 4 बार मार्टिन नाउन है, सीधी सी बात, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। और क्योंकि मार्टिन खत्म हो गया तो बाकी तो होगा नहीं, तो इसको 0 मैंने फिल कर दिया। अब जस्टिन कितनी बार आया, जस्टिन यहाँ आया है, जस्टिन यहाँ आया है और जस्टिन बस 2 ही बार आया है। और दोनों ही बार ये जो है नाउन है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है। तो 9 में से 2 बार हमारा जस्टिन जो है वो नाउन है, बाकी आया ही नहीं है तो उसको भी हम 0 कर देंगे।
सिमिलरली दोस्तों विल जो है, विल कितनी बार आया है, विल यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये विल लिखा हुआ है। तो मेरे पास एक, दो और तीन, चार बार विल आया है। चारों में से कितनी बार विल जो है वो नाउन है? आप देखोगे कि विल जो है वो यहाँ पे मोडाल वर्ब है, यहाँ पे मोडाल वर्ब है, और यहाँ पे मोडल वर्ब है। बस यहीं पे जो है विल हमारा नाउन है। तो हमने क्या किया, 1/9 कर दिया यहाँ पे। और मोडाल वर्ब बाकी के 3 बार था, तो 3/4 मोडाल वर्ब थे, उसमें से 3 बार विल जो है वो मोडाल वर्ब है, तो 3/4 बाकी का 0 हो गया। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलर फैशन में आप इन सबको एंट्री फिल अप करोगे, ठीक है। फिर दोस्तों जब आप एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लोगे, तो आप जो है बनाओगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो होता है एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास, मैंने आपको बताया, तो दो चीजें हमें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? दो चीजें चाहिए होती है। ये होता है हमारा बेस, अब ये होता है बाइग्राम मॉडल, और ये होता है बेस थ्योरम। ये होता है बेस थ्योरम। दो चीजें होती है एचएमएम में, मतलब हिडन मार्कोव मॉडल में हमें दो चीजें चाहिए होती है। एमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें बेस थ्योरम देगा, और जो हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो हमारा बाइग्राम मॉडल देगा। किस तरीके से हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं, अब मैं वो आपको सिखाता हूँ। हमारे पास जितने भी स्टेट्स थे, नाउन है एक, मोडाल वर्ब है और एक एंड टैग है, वो हमने लिख लिया। और यहाँ पे स्टार्ट टैग था, नाउन था, मोडाल वर्ब था और वर्ब था, ये हमने लिख लिया। अब हमें ये फिल आउट करना है। किस तरीके से हम फिलअप करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। क्या मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको फिलअप करेंगे। क्या आपको बोलना है, स्टार्ट के जस्ट बाद नाउन कितनी बार आ रहा है? पहली बात तो स्टार्ट कितनी बार आ रहा है, पहले देखो। चार, स्टार्ट हमारे पास 4 बार आ रहा है, तो मैंने नीचे 4 लिख दिया। और स्टार्ट के बाद नाउन कितनी बार आ रहा है? स्टार्ट के बाद नाउन कितनी बार आ रहा है आप देखोगे दोस्तों, स्टार्ट के बाद यहाँ एक नाउन आया, स्टार्ट के बाद यहाँ एक नाउन आया, स्टार्ट के बाद यहाँ मॉडल वर्ब हटा दो, स्टार्ट के बाद नाउन और एक बार आया, तो स्टार्ट के बाद 3 बार हमारे पास नाउन आया है, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया। स्टार्ट के बाद मोडाल वर्ब कितनी बार आया? एक बार आया होगा, क्योंकि एक ही बचा था, तो 1/4। और स्टार्ट के बाद वर्ब कितनी बार आया? 0 बार। और एंड कितने बार आया? 0 बार आया। फिर आता है नाउन के बाद, नाउन कितनी बार आया दोस्तों, देखो नाउन के जस्ट बाद नाउन, यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे और एक बार आया है, और नहीं आया, देखो एक ही बार हमारे पास दोस्तों आया है यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल 9 नाउन थे, उसमें से एक ही बार नाउन के बाद नाउन आया है। नाउन के बाद मोडाल वर्ब कितनी बार आया है, देखो नाउन के बाद मोडाल वर्ब एक बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, और हमारे पास एक 3 बार यहाँ पे आया है, ठीक है। 3 बार, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 बार। 9 नाउन थे, उसमें 3 बार हमारा मोडाल वर्ब आया। सिमिलर फैशन में आप इसको एक बार आएगा, और ये नाउन के बाद एंड टैग कितना बार आया, देखो नाउन 1 2 3 4, नाउन के बाद ही हमारा एंड टैग है यहाँ पे, तो 4 बार हमारे पास आया है, तो 4/9। तो ये आपने निकाल लिया। सिमिलर फैशन में आप इसको दिखाओगे, क्या होगा, मोडाल वर्ब के बाद नाउन कितनी बार आया, मोडाल वर्ब के बाद मोडाल वर्ब कितनी बार आया, मोडाल वर्ब के बाद वर्ब कितनी बार आया, ऐसे करके आपने इसको भर दिया। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आपने बना लिया। अब दोस्तों हमारे पास आता है कैलकुलेशन की बारी। क्या होता है, मेरे पास एक टेस्ट डेटा गिवन है, वटेबरी एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे, लगाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट सेंटेंस दे रखा है, जस्टिन विल स्पॉट विल, ये है। अब जस्टिन नाउन होगा, विल जो है नाउन और मोडाल वर्ब दोनों हो सकता है, स्पॉट जो है वर्ब और नाउन दोनों हो सकता है, विल जो है नाउन और मोडाल वर्ब दोनों हो सकता है, ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टेब्री एल्गोरिथम नहीं लगाऊं, तो हमारे पास कितने वेज आएंगे दोस्तों, हमारे पास 1 × 2 × 2 × 2 8 वेज आ जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। बट अगर विटरबी का यूज करेंगे, तो हमारे पास एफिशिएंट पाथ हमें मिलेगा 1 वे। देखो, सबसे पहले हम जस्टिन का निकालेंगे कि जस्टिन से पहले क्या है, हमारा स्टार्ट टैग है, ठीक है। उसके बाद जस्टिन जो है वो नाउन है, हम ऐसा बोल रहे हैं, और वो जनरेट कर रहे हैं हमारे जस्टिन को। तो ये क्या बोलते हैं, हमने एचएमएम में अभी पढ़ के आए थे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2, मतलब नाउन जो है, गिवन दैट जस्टिन कॉमा हमारा एस, मतलब पिछले वाला स्टेप, दैट इज यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगा कि भाई x2 अपॉन में Q2 और Q2 अपॉन में s। अभी x2 अपॉन में Q2 क्या होता है दोस्तों हमारे पास, दैट इज जस्टिन जो है गिवन दैट नाउन, ये कितनी बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्टिन गिवन दैट नाउन, कहां से निकालोगे, एमिशन प्रोबेबिलिटी से, यहाँ पे देखो यहाँ से। तो जस्टिन हमारा 2/9 है ना। तो 2/9 हमने कर लिया यहाँ पे, 2/9। और ये वाला बाइग्राम है कि भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 दैट इज नाउन गिवन दैट जो प्रीवियस स्टेट है वो s है। तो स्टार्ट के बाद नाउन कितनी बार आया है दोस्तों, 3/4। तो यहां से आपने ये उठा लिया 3/4, और आपने मल्टीप्लाई किया, तो 1/6 हमारा आ जाएगा आंसर। अब दोस्तों ये तो एक ही था, तो हमने निकाल लिया। बट दिक्कत यहाँ पे आएगी। दिक्कत कैसे आएगी दोस्तों, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पे है विल नाउन भी हो सकता है, और मोडाल वर्ब भी हो सकता है, मोडाल वर्ब भी हो सकता है। तो विल नाउन के लिए हम निकालेंगे दोस्तों, विल नाउन अगर होगा तो उसका प्रीवियस वर्ड क्या है, जस्टिन है, जस्टिन क्या है, हमारा नाउन है। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो नाउन हम कैटेगराइज कर रहे हैं अभी के लिए, नाउन जो है वो जनरेट कर रहा है हमारा विल को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 मतलब नाउन गिवन दैट विल और जस्टिन होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 दैट इज बेसिकली हमारा विल गिवन दैट हमारा एन मतलब नाउन मल्टीप्लाइड बाई
हमारा नाउन गिवन नाउन। तो अब बताओ विल नाउन कितनी बार है दोस्तों? विल नाउन हमारे पास यहां से निकालेंगे 1/9। और नाउन के बाद नाउन नाउन कितनी बार आ रहा है दोस्तों? नाउन के जस्ट बाद नाउन हमारा 1/9 बार आ रहा है। तो आपने यहाँ पे 1/9 वापस से लिख दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/18 आएगा। बट यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे विटरबी एल्गोरिथम यूज करें तो प्रीवियस जो हमारा रिजल्ट है वो भी इसमें ऐड होता है, मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो प्रीवियस जस्टिन का जो हमारा प्रोबेबिलिटी था 1/6, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 1/6 और हमारा आ गया 1/486। ठीक है, इतना हमारे पास आया है। अब हमारे पास मोडाल वर्ब के लिए भी सेम काम करेंगे हम। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो विल है वो मोडाल वर्ब है, उसने विल को जनरेट किया। सेम चीज करेंगे यहाँ पे, देखो Q2 अपन X2 यहाँ पे बस मोडाल वर्ब मानेंगे। अब मान लो विल मोडाल वर्ब कितनी बार है दोस्तों? विल जो है मोडाल वर्ब आना 3/4 टाइम्स है, तो वहां पे ये 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो सॉरी n की वैल्यू नाउन के बाद मोडाल वर्ब कितनी बार आ रहा है देखो। नाउन के बाद मोडाल वर्ब हमारा 3/9 बार आ रहा है, तो 3/9 यहाँ पे देख लेंगे। तो 3/9 3/4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1/4 आएगा। और हमने प्रीवियस वाला भी मल्टीप्लाई करना है, जस्टिन का 1/6 1/24 आया। हमें पता है कि 1/24 बड़ा होता है 1/486 से, तो विल को हम कैटेगराइज करेंगे मोडाल वर्ब से। तो यहाँ पे देखो कि हमने अपना रास्ता छोटा कर दिया। हमें जाना था इन दोनों रास्ते से, बट हमने इसको हटा दिया। अब जो है हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, नाउन से मोडाल वर्ब की तरफ ही जाएंगे बस। ठीक है, अब दोस्तों सिमिलर फैशन में आप क्या करोगे? स्पॉट के लिए भी कैलकुलेट करोगे, पहले वर्ब का चेक करोगे फिर नाउन का। अब याद रखना, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, जैसे स्पॉट में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1/24 का, बिकॉज यहाँ पे विल का रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होगा। प्रीवियस स्टेट का मैंने आपको बताया था ये वाला। अब ये रिजेक्ट कर देंगे हम, ये 486 बिल्कुल है नहीं तो उसको रिजेक्ट ही कर देंगे। 1/24 बट आगे के कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो स्पॉट में भी मान लो वर्ब आ जाता है तो नाउन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये आएगा, तो हमें सिर्फ एक ही पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है पूरे हिडन मार्कओव मॉडल और विटरबी एल्गोरिथम की। नाउ कम दोस्तों HMM फॉर स्पीच रिकॉग्निशन। बेसिकली हमारे पास जब HMM का हम स्पीच रिकॉग्निशन में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब जो भी हमारा स्पीच ऑडियो है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। स्पीच जो है वो वेरी करता है, एक्सेंट, स्पीड, नॉइज, इन सबसे। तो हमें प्रोबेबिलिटी मॉडल चाहिए होता है जैसे HMM की तरह, जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाए और उसको प्रोसेस कर पाए। अब दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर जो हमारा NLP है, उसमें इश्यूज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो हमारा जो इश्यूज आता है दोस्तों, दैट इज बेसिकली हमारा क्या, बेसिकली डिस्क्रीट नेचर ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब जो न्यूरल नेटवर्क है वो प्रोसेस करता है नंबर्स को, बट हमारा जो लैंग्वेज होता है उसमें बस सिंबल्स होती हैं, जो कि टफ हो जाता है हमें एनालाइज करना। नेक्स्ट दोस्तों आता है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जैसे जैसे हमारा वोकेबलरी बढ़ता जाएगा, टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, वर्ड बढ़ता जाएगा, तो उसका डायमेंशन भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, जिससे हमारा जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा। फिर आता है स्पार्सिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो बाव होता है या फिर हमारा बाव और वन हॉट एनकोडिंग मैट्रिक्स में हमारे पास जो है स्पार्स मैट्रिक्स आते हैं, बहुत सारे जीरो आते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉलीसेमी, एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, तो उसको प्रोसेस करना हमारा इशू हो जाता है। जैसे बैंक है, बैंक हमारा रिवर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वर्ड का ऑर्डर प्रॉब्लम, बेसिकली डॉग बाइट मैन, मैन बाइट्स डॉग, वर्ड यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। सिनोनिम प्रॉब्लम, वर्ड विद सेम मीनिंग हमारे पास जैसे बिग, ह्यूज, लार्ज, ये सब सेम मीनिंग के हैं, बट हम डिफरेंट डिफरेंट रीड करते हैं। वन आउट एनकोडिंग में आपको पता ही, हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, तो ये एक गलती या फिर हमारे पास यहाँ पे ड्रॉबैक होता है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। हम यहाँ तक हमने कर लिया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया। अब दोस्तों हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और टॉपिक्स के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस, टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हर एक वर्ड जो है वो एक एक वेक्टर होता है। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स। क्या बोलते हैं? वर्ड एम्बेडिंग्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं दोस्तों, हम वर्ड एम्बेडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो एक साथ आए और सिमिलर कंटेंट कॉन्टेक्स्ट को हमारे पास यहाँ पे हो, मतलब सिमिलर वर्ड जो है वो सिमिलर वेक्टर को हमारे पास कैरी करें। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ग्राफ होता है, यहाँ पे किंग है, हमारा क्वीन है, यहाँ पे मैन है और वुमेन है। अब हमें पता है कि बेसिकली किंग और क्वीन, रॉयल रॉयल और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, किंग जो है वो क्या है, रॉयल प्लस मैन। ठीक है, अब क्या है, किंग में अगर मैं माइनस कर दूं मैन को तो हमारा सिर्फ बचेगा रॉयल। अब इसमें दोस्तों अगर मैं वुमेन ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा हमारा क्वीन, क्योंकि रॉयल वुमेन इज बेसिकली क्वीन। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो सिमिलर वर्ड जो है वो सेम हमारे पास ला रहे हैं कि वी ऑफ वेक्टर ऑफ किंग माइनस वेक्टर ऑफ मैन इज इक्विवेलेंट टू, हमारे पास देखो प्लस वुमेन कर दिया तो वी ऑफ क्वीन, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर किंग माइनस वेक्टर मैन इज बेसिकली वेक्टर क्वीन माइनस वेक्टर वुमेन। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करके रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एम्बेडिंग होता है।
अब वर्ड एम्बेडिंग्स में हम टेक्निक क्या करते हैं, अभी तक हमने स्पार्स वेक्टर्स हमने बनाए थे जैसे 1 1 0 0 ऐसे करके भाव और पीएफ में। बट वर्ड एम्बेडिंग्स में हम क्या करते हैं, डेंस वेक्टर बनाते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, नॉट 0 और 1, है ना। कुछ वैल्यूज होती है नेगेटिव पॉजिटिव, उससे हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वगैरह को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब उसका एक मॉडल है हमारे पास यहाँ पे, वर्ड टू वेक का एक मॉडल है हमारे पास जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग का एक मॉडल है जिसका नाम है वर्ड टू वेक्टर। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं अपने वर्ड्स को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में, जो कि कैप्चर करता है सिमेंटिक रिलेशनशिप, मतलब कैप्चर करता है क्या इंटेंशन है वो कैप्चर करता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वैसे बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे पास सिमिलर मीनिंग जो है, वर्ड सिमिलर मीनिंग के हैं उनका सिमिलर वेक्टर्स हमारे पास होगा। अगर बिग है बिगेस्ट है, स्मॉल है स्मॉलेस्ट है, इन सबका सिमिलर है तो हमारा सिमिलर वेक्टर बनता है। अब इसमें हमारे पास दो मॉडल आते हैं दोस्तों, एक होता है सीबाओ कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स और एक होता है हमारा स्किप ग्राम, जो कि हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं। ये दोनों ही हमारे शैलो न्यूरल नेटवर्क है जो कि मैप करते हैं हमारे वर्ड्स को टारगेट वेरिएबल को, जो कि बेसिकली एक अपने से वर्ड होता है, मतलब वर्ड को टारगेट वेरिएबल से मैप करते हैं और वो टारगेट वेरिएबल जो है वो अपने से एक वर्ड होता है। अब यहाँ पे सीबाओ और स्किपग्राम को समझने के लिए मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि सेंटर वर्ड और कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या होता है। मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स एंजॉय रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो रीडिंग है दोस्तों वो बीचों बीच आ रहा है तो उसको हम सेंटर वर्ड बोल देंगे। और जो अगर मान लो हमारा विंडो साइज 1 है तो हम सिर्फ और सिर्फ आसपास के दो वर्ड्स को कंसिडर करेंगे, जैसे एंजॉय हो गया और बुक्स हो गया, और ये दोनों जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड हो जाएंगे। अगर मेरा विंडो साइज 2 होता तो स्टूडेंट्स एंजॉय बुक्स इन, ये दो है हमारे पास दो दो वर्ड्स, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड हो जाते हैं। अभी के लिए 1 है तो हमने दो एक ही वर्ड को कंसिडर किया हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड, और जो बीच में आता है उसको हम बोलते हैं सेंटर वर्ड। दोस्तों अगर मान लो हमें सेंटर वर्ड पता हो, सेंटर वर्ड सॉरी हमें जो है सेंटर वर्ड पता हो मान लो, ठीक है, सेंटर वर्ड पता हो और हम जो है क्या निकालें, कॉन्टेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करें कि क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्किपग्राम। और अगर मान लो हमें कॉन्टेक्स्ट वर्ड पता है सारे और हमें सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं सीबाओ। किस तरीके से होता है हमारे पास यहाँ पे देखो, वर्ड T-2 T-1 T+2 T प्लस और T+1 T+2, मतलब ये हमारे क्या है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। क्या है ये, कॉन्टेक्स्ट वर्ड है। इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड को वेक्टर जो है इन्होंने मैंने एक न्यूरल नेटवर्क में फीड किया, आउटपुट में मेरे को सेंटर वर्ड मिल गया। अभी के लिए विंडो साइज 2 था इसलिए हमने दो दो वर्ड्स को दिखा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पैरामीटर होता है हमारे पास एच, दैट इज बेसिकली एवरेज होता है हमारे सारे वेक्टर्स का, 1/2m VWT। जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ज्यादा ही, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा सेंटर वर्ड है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वर्ड गिवन है, सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, उसका फॉर्मूला होता है e⁻h⁻vi अपॉन में समेशन ऑफ e⁻h⁻v w डैश, ठीक है। अब स्किपग्राम में क्या होता है, जब हमें इनपुट दिया हो वेट, सिर्फ सेंटर वर्ड दिया हो और हम वेट इसको बेसिकली वेक्टर में कन्वर्ट करके हमारे न्यूरल नेटवर्क में डालेंगे और हमें कॉन्टेक्स्ट वर्ड मिल जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, आउटपुट में कॉन्टेक्स्ट वर्ड मिल गया तो इसको हम बोलेंगे स्किपग्राम मॉडल, ठीक है। अब किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिले किस तरीके से सॉल्व होता है, राइट। देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो रहा है काम। दोस्तों डेटा साइंस इज फन, मेरे पास एक सेंटेंस है डेटा साइंस इज फन, और यहाँ पे हमारा जो सेंटर वर्ड है वो क्या है, हमारा साइंस, ठीक है। अब सीवाओ क्या करेगा, सीवाओ क्या करता है, हमारा सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करता है कॉन्टेक्स्ट वर्ड को लेकर। हमें कॉन्टेक्स्ट वर्ड पहले से पता होते हैं, सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस गिवन दैट डेटा साइंस इज, मतलब सेंटर माने कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो 1 ले रखा है, इसलिए डेटा और इसका इस्तेमाल करके वो साइंस को प्रेडिक्ट करेगा। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक ओरिजिनल वेक्टर W होता है जिसमें डेटा और ये जो इज है उसका वेक्टर गिवन होता है, डेटा 10 is 101, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच को फाइंड आउट करेंगे, एच क्या होता है, एवरेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, इसका मतलब 1,0 और 0,1 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 और ये होगा 0 + 1, ये 2 और 2 मतलब 1/2 दैट इज 0.5 हमने एवरेज निकाल लिया। आउटपुट वेट्स हमें पहले से गिवन होती है सारे वर्ड्स का, दैट इज डेटा साइंस इज फन, तो यहाँ पे डेटा का आउटपुट वेक्टर 1,1 2,1 0,2 एंड 1,0 हमने कर लिया। अब हमें स्कोर फाइंड आउट करना पड़ता है। स्कोर क्या होता है दोस्तों, ये होता है एच जो हमने यहाँ पे निकाला ये वाला, और डब्ल्यू डैश मतलब जो आउटपुट वेट्स है वो। तो साइंस का अगर मैं स्कोर निकालू तो 0.5 इंटू 2 यहाँ पे देखो, और 0.5 इंटू 1, तो बेसिकली मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया 1.5 आया। अब सारे वर्ड्स के लिए आप निकालो कि डेटा का 1 आएगा, इसका 1 आएगा, फन का 0.5 आएगा। अब आपको क्या करना है, सॉफ्ट मैक्स आपको जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपको यूज करना है। जैसे हमारे पास ये होता है e⁻4, स्कोर क्या होता है ये, अपॉन में समेशन ऑफ e⁻4 मतलब सारे वर्ड्स का। अब स्कोर यहाँ पे जो आएगा ये हमारा साइंस का आएगा, साइंस का स्कोर दैट इज e⁻1.5 आएगा, अपॉन में सारे जितने भी स्कोर्स आए थे e⁻1.5 e⁻1 e⁻1 e⁻0.5, इन सबको सॉल्व करोगे तो इतना हमारे पास आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, साइंस का हम हो गया। अब स्किपग्राम किस तरीके से काम करता है, ये थोड़ा उल्टा काम करता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले डेटा साइंस इज फन, सेम एग्जांपल लेंगे, डेटा इज और गिवन मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सेंटर वर्ड गिवन होगा, हमें सेंटर वर्ड से
कॉन्टेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, सेंटर वर्ड साइंस है, डेटा और इसको प्रेडिक्ट करना है। तो वेक्टर साइंस हमारा 1,2 है, डेटा साइंस और ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वेक्टर सॉरी हमारे पास क्या आ जाएंगी, डेटा का ये है, वन का ये है, हो गया ऐसे करके। एक्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है जिसमें हमारे पास कौन सा वर्ड गिवन है वो पता है, जैसे साइंस गिवन था 1 हो गया, बाकी सारे गिवन नहीं तो 0 हो गया। अब हम एक्स को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू हमारे पास ये गिवन था ओरिजिनल वेक्टर्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स को मल्टीप्लाई किया 1,2 के साथ, बिकॉज वही हमारे पास प्रेजेंट है, तो 1,2 ही हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स डब्ल्यू हो गया हमारे पास, तो एच हमारा कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पे। आउटपुट वेट हम निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, आउटपुट वेट डब्ल्यू डैश हमें ऑलरेडी गिवन होता है। अब हम स्कोर निकालेंगे एच डब्ल्यू डैश, एच हमें पहले से पता है, डब्ल्यू डैश हम निकाल लेंगे। एच अगर मान लो मैं निकालता हूं यहाँ पे और डेटा का, तो डेटा का हम निकालेंगे तो 1,2 1,1 डॉट प्रोडक्ट 3 आएगा। उसको साइंस का निकालेंगे तो 4 आएगा, इसका 4 आएगा, फन का 4 आएगा, ऐसे निकाल लिया। अब क्या होता है, डेटा गिवन साइंस, साइंस गिवन है, डेटा निकालना है तो ई की पावर 3 ऊपर रहेगा, अपॉन में सारे प्लस रहेंगे, और इसका निकालना है तो ये रहेंगे, दोनों को निकाल लिया तो हमारा वर्ड निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है क्या, स्किप ग्राम और सी बाउ का पूरा यहाँ पे मिश्रण किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्ड टू वेक इज अ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन टेक्निक यूज्ड टू कन्वर्ट वर्ड्स इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स सच दैट सिमिलर वर्ड जो है उनके सिमिलर वेक्टर्स हो, जिससे कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड जो है वो प्रेजेंट होके रहे। ये जो है स्पार्स वेक्टर को एलिमिनेट करता है, क्योंकि डेंस वेक्टर्स हमारे पास आता है, सिमेंटिक मीनिंग को एनेबल करता है, और ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। बाव वगैरह में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बट यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर करता है। अब वो फॉर्मुलेज यहाँ है, एच की फॉर्मूला जो है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, हमें कवर कर लिया है। अब दोस्तों कॉन्टेक्स्ट विंडो का यहाँ पे रोल क्या है, जो हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो एक वर्ड को लेना है या 2 वर्ड को लेना है, तो कौन से 2 वर्ड को लेना है, कौन से एक वर्ड को लेना है, वो सब कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। उसका रोल क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि हाउ मेनी नेबरिंग वर्ड्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उसी को हम कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो का इफेक्ट क्या है हमारे जो मॉडल है सी बाओ या फिर स्किपग्राम में, कॉन्टेक्स्ट विंडो का क्या रोल है। अगर मान लो दोस्तों हमारा विंडो साइज स्मॉल रहेगा तो हम सिंथेटिक रिलेशन कैप्चर कर पाएंगे, बट अगर लार्ज रहेगा तो हम लोग सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है, या फिर आप कह सकते हो ये एक हमारे पास एप्लीकेशन है कि अगर हमारा स्मॉल कॉन्टेक्स्ट विंडो है, मतलब हम पास पास एक एक वर्ड को देखेंगे तो सिंथेटिक जो स्ट्रक्चर, वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख पाएंगे, बट अगर सिमेंटिक मतलब मीनिंग देखना है तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो बड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर फंक्शन है जो हम कैलकुलेट करके आए हैं, ये ई की पावर स्कोर होता है और ई की पावर समेशन ऑफ ई की पावर स्कोर होता है। ये जो है ना दोस्तों, हम सारे जो वर्ड्स है उसका जो है स्कोर कैलकुलेट करेंगे, मतलब एच डब्ल्यू डैश कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हमारा कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, और जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी आती है। वी क्या है, जितने भी वोकैबुलरी में वर्ड्स है वो, ठीक है, तो इसीलिए हमारा मॉडल जो है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए वर्ड टू वे क्या करता है, वी इसीलिए टू सॉल्व दिस वर्ड टू वेक क्या करता है हमारे पास, यूज करता है नेगेटिव सैम्पलिंग का। नेगेटिव सैम्पलिंग क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम अपडेट नहीं करते सारे इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल वोकैबुलरी वर्ड्स, अपडेट ओनली फर्स्ट पॉजिटिव वर्ड एंड फ्यू नेगेटिव वर्ड्स। मतलब जितने भी नेगेटिव वर्ड्स है फ्यू, मतलब जैसे नेगेटिव वर्ड्स है उसको पूछ लेना है, और फर्स्ट जितने भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है उसको हम अपडेट करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। इसके लिए ये एक सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करता है। मान लो कैट मिल्क है, ये हमारा पॉजिटिव पेयर है तो उसको हम लोग अपडेट करेगा, या फिर उसको हमारे पास यहाँ पे कंसिडर करेगा। बाकी कार फ्री कार्ड के साथ कोई नेगेटिव पेयर है तो अनरेटेड है, सिमिलरिटी कम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास उसको हटा देंगे। इससे क्या होता है, जो भी हम के वर्ड पॉजिटिव वाले ले रहे हैं उसका के ही हमारे पास इधर आएगा, के जनरली 5 से 20 होता है, उसी का ही सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे निकल के आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा मॉडल जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगी। और एक सॉफ्टमैक्स हम यूज कर सकते हैं, हरारिकल सॉफ्टमैक्स, ये भी एक मेथड है जो कि हमारे पास फुल सॉफ्टमैक्स, हम जो स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स है इसका यूज ना करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे प्रोबेबिलिटी जो वर्ड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल के हम क्या करते हैं, अपने वोकैबुलरी को एक बाइनरी ट्री में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जितना भी वर्ड्स है ना, ईच वर्ड जो है लीफ नोड जो है, हर एक जो लीफ नोड है वो एक एक वर्ड होता है। जैसे रूट है मेरे पास यहाँ पे रूट नोड, उसके बाद एक कैटेगराइज किया मैंने फ्रूट्स और एनिमल्स में, फ्रूट्स जो है उसमें ग्रेप्स देव कैट, ऐसे हमारे पास यहाँ पे एनिमल्स में डॉग और कैट आ गया। अगर मान लो मेरे को प्रेडिक्ट करना है कैट को, मान लो सेंटर वर्ड मान लो कैट है, उसको प्रेडिक्ट करना है, तो मैं रूट से एनिमल जाऊंगा, एनिमल से कैट जाऊंगा, सीधी सी बात, इवेल्युएट करूंगा, सारे वर्ड्स को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर है तो लॉग ऑफ बी, मतलब वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड है उसका लॉग लेंगे, उसकी ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। ह्यूज इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ग्लव। ग्लव क्या होता है, ग्लोबल वेक्टर्स फॉर वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है दोस्तों, ये एक वर्ड एम्बेडिंग मॉडल है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था।
यहाँ पे दोस्तों ये वर्ड टू वेक का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग जो हम सीख के आए हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब आसपास के वर्ड्स को सीख के वो लर्न करेगा और फिर प्रिडिक्ट करेगा, उसको तो वो कंबाइन करता ही है। और ग्लोबल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है, क्रॉपर का जितना भी ग्लोबल स्टैटिस्टिकल हमारा इन्फॉर्मेशन है, उसको भी इस्तेमाल करता है कोई भी वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड टू वेक क्या करता है, जो भी नियर बाई वर्ड्स है एक साथ आकर करते हैं वो देखता है। ग्लव क्या करता है, वो ये देखता है कि कौन से वर्ड्स है, कितनी बार वो एक साथ आए हैं पूरे कॉर्पस में, ग्लोबली कॉर्पस में कितनी बार वो एक साथ आए हैं। और उसके लिए वो यूज करता है एक को अकरेंस मैट्रिक्स का। को अकरेंस मैट्रिक्स क्या होता है, हम ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे वो हम दिखाते हैं कि जो दो वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल आई और जे दो वर्ड्स है, वो एक साथ कितनी बार आए हैं, वो एक साथ कितनी बार आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे को अकरेंस मैट्रिक्स बनाकर। मान लो मेरे पास है कॉर्पस में आई लाइक डीप लर्निंग, आई लाइक एनएलपी, आई एंजॉय फ्लाइंग, ये तीन मेरे पास लाइन है। अब हम क्या बनाएंगे, वर्ड यहाँ पे जितने भी वोकैबुलरी में यूनिक वर्ड्स है दोस्तों, वो आप यहाँ पे लिख लो। आई है, लाइक है, डीएल है, एनएलपी है, एंजॉय है, फ्लाइंग है, और बस ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप नीचे भी वही चीज, आई लाइक डीएल एनएलपी एंजॉय फ्लाइंग, आपने टारगेट वर्ड और कॉन्टेक्स्ट वर्ड को लिख लिया। अब दोस्तों आपको भरना कैसे है, आई और आई साथ में कितनी बार आए हैं, आई और आई एक बार भी साथ में आए तो जीरो हो गया। आई और लाइक कितनी बार साथ में आए दोस्तों, एक बार, और ये दो बार, दो बार साथ में आए हैं। आई और डीएल कितनी बार साथ में आया, जीरो बार। आई और एनएलपी कितनी बार आया, जीरो बार। आई और एंजॉय कितनी बार आया, एक बार आया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। फ्लाइंग कितनी बार, जीरो बार, ठीक है। लाइक और आई कितनी बार आया, दो बार आया है। लाइक और आई एक बार और दो बार आया है। लाइक और लाइक जीरो बार, लाइक और डीएल एक बार आया है, लाइक और एनएलपी एक बार आया है, और ये सारे जीरो हो गए। ऐसे ही करके आप वो फुलफिल पूरा आप कर लोगे, और यहाँ पे आप रो सम निकालोगे। आर आर एस जो होता है दैट इज रो सम। रो सम आप कैलकुलेट मतलब 2 1 3, ये हो गया 2 1 1 मतलब 4, यहाँ पे 1 मतलब 1, ये 1 और ये 1 और 1 2, और ये हो गया 1, ठीक है। रो सम कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो फॉर अ टारगेट वर्ड आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग द कॉन्टेक्स्ट वर्ड जे, ये अगर हमें निकालना है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड हमारा जे है, मतलब जे और आई, अगर मान लो आई आया है तो जे आएगा उसके साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो को निकालने के लिए। जैसे मान लो आई आया है, फॉर एग्जाम्पल आई एक वर्ड है वो आया है। अब लाइक उसके साथ आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। पहली बात तो आई और लाइक दोनों साथ में कितनी बार आए हैं, तीन बार आए हैं। अब देखो रो सम, यहाँ पे रो सम तीन बार आए हैं, उसमें से आई और लाइक कितनी बार आए हैं, देखो रो सम आप आई का निकालो। आई का रो सम आपने निकाल लिया तीन, और आई और लाइक उसमें से दो बार आए हैं तो आपने निकाल लिया दो बार, समझ आ गया। सिमिलरली डी और एनएलपी का निकालोगे तो जीरो आएगा, लाइक और डीएल का निकालोगे तो एक बार आएगा। तो बेसिकली जो ग्लोब है वो बेसिकली बेटर सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है, गुड वेक्टर स्ट्रक्चर देता है, एफिशिएंट होता है, इससे कुछ फायदे हैं। नेक्स्ट दोस्तों वी हैव पीएमआई दैट इज कॉल्ड पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली दोस्तों हमने जो बताया है कि दो वर्ड अगर एक साथ आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, वो हमने ग्लव में देखा था। दोनों दो वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है ग्लव कैलकुलेट करता है कितनी बार जो है दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में, कि वो जो दो वर्ड्स आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कितना एसोसिएटेड है, कितने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कंबाइंड है या एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ। वो बेसिकली पावर निकालने के लिए हम पीएमआई या फिर पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो एक्स और वाई दो वर्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई दोनों एक साथ कितनी बार आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी बार आए और वाई कितनी बार आए, ये हम निकालना होता है, लॉग लेना होता है, तो हमारा आ जाएगा सीधी सी बात। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। हमारे पास टोटल 1000 वर्ड्स है। किंग जो है 50 बार आया है, क्वीन जो है वो 40 बार आया है, और किंग और क्वीन दोनों साथ में कितनी बार आए हैं, 20 बार आया है। तो पी ऑफ एक्स वाई मतलब दोनों साथ में कितनी बार आया है, 20,000 वर्ड थे उसमें से 20 बार वो साथ में आया है, तो 20/1000। पी ऑफ एक्स मतलब किंग कितनी बार आया है, 50/1000, और वाई मतलब पी ऑफ क्वीन कितनी बार आया है, 40/1000। फॉर्मूला में पुट करोगे 20/1000, 50 × 40/1000 मतलब जो भी कैलकुलेट करोगे तो 2.30 आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हमें दिखेगा। अगर दोस्तों पीएमआई पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड वर्ड्स है, जीरो है तो इंडिपेंडेंट है, और नेगेटिव है तो रेयरली अकर, मतलब कभी भी एक दूसरे के साथ आते ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो पीएमआई में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो रेयर वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर वर्ड्स जो है वो कभी कभी दिखते हैं, उनका जो है ह्यूज पीएमआई हमें दिखता है, ह्यूज पीएमआई हमें निकल के आ जाता है। इसीलिए उसका सोल्यूशन क्या होता है, हमें पीपीएमआई मतलब पॉजिटिव पीएमआई होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ पीएमआई जो भी हमने निकाला और जीरो, इनमें जो मैक्सिमम आएगा तो वो हम ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज है दोस्तों वो रिप्लेस हो जाती है जीरो से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पीएमआई बेसिकली इसका ही हमेशा हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाला लेंगे, जीरो और जो भी पीएमआई है उससे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक आता है मॉडल दैट इज कॉल्ड फास्ट टेक्स्ट। फास्ट टेक्स्ट जो है मेटा या फिर जो हमारे पास पिछला जो फेसबुक था उनके द्वारा ये बनाया गया है। और ये क्या करता है हमारे पास, ये इंप्रूव करता है हमारा वर्ड टू वेक्टर जो मॉडल हमने पढ़ा था उसको इंप्रूव करता है बाय यूजिंग द सब वर्ड इन्फॉर्मेशन। सब वर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, करेक्टर एनग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लेइंग है, तो अभी तक वर्ड टू वेक्टर में हमने क्या सीखा था, प्लेइंग जो था वर्ड उसका हम एक वेक्टर बनाते थे और उस पर एनालिसिस हम करते थे। बट उससे क्या होता था हमारे पास दोस्तों, ये जो है बहुत सारी दिक्कत आती थी, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाता था या फिर आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को हैंडल नहीं कर पाता था, ये सारी चीजें होती थी। फास्ट टेक्स्ट क्या करता है,
प्लेइंग को जो है वो एन ग्राम्स में तोड़ देता है, कैरेक्टर एन ग्राम में तोड़ता है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग वाला है पीएल, ठीक है, ये 3 हो गए यहाँ पे क्योंकि मैंने 3 ग्राम लिया है तो 3 हमारे पास कैरेक्टर आ गए। फिर पीएलए लिया, फिर एलए लिया, फिर एआई वाई लिया, वाई आई एन लिया, एआईएनजी लिया और एनजी और एन टैग ले लिया। तो 3-3 के कैटेगरी में हमने तोड़ दिया उसको। अब इन सबका वेक्टर बनेगा, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, वेक्टर 5, वेक्टर 6, वेक्टर 7, ठीक है। अब इन सब वेक्टर्स का हमारे पास एनालिसिस होगा और लास्ट में हम इसको जोड़ देंगे। वर्ड एम्बेडिंग इज देन सम ऑफ इट्स एनग्राम एम्बेडिंग्स प्लस वर्ड एम्बेडिंग ऑफ इटसेल्फ। प्लेइंग का भी वर्ड एम्बेडिंग और इन सब का वर्ड एम्बेडिंग मिला के हम जो है एनालिसिस करते हैं। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग वन वेक्टर फॉरवर्ड, फास्ट टेक्स्ट जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वर्ड सम ऑफ वेक्टर्स ऑफ इट्स कैरेक्टर एनग्राम। समझ आ गया? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास बेटर हैंडलिंग हो सकता है, रेयर वर्ड्स को ये क्या कर सकता है, आउट ऑफ वोकैबुलरी हैंडल कर सकता है, आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को भी हमारे पास हैंडल कर सकता है, ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे वोकैबुलरी में ना हो। जैसे फुटबॉलर, मेरे पास एक वर्ड आ गया, फुटबॉलर जो है वो हमारे पास हमारे वोकैबुलरी में मान लो नहीं है, ये हमारा आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड है फॉर एग्जांपल, बट हमारे वोकैबुलरी में फुट है, बॉल है और ईआर है, ये सब वर्ड्स हैं। तो इन सब वेक्टर्स का हम इस्तेमाल करके फुटबॉलर को अंडरस्टूड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो फास्ट टेक्स्ट का यहाँ पे ये मतलब आता है। देन दोस्तों आता है हमारा सीक्वेंस मॉडल। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा एक सीक्वेंस को, वन सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस में, सेकंड सीक्वेंस में बदलता है। किस तरीके से बदलता है दोस्तों, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंच में, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन और आंसर हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में पूछा गया था, आंसर आया फ्रेंच में। वो किस तरीके से होता है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल हमारे पास यहाँ पे यूज इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में दोस्तों हमारे पास एक दो पार्ट्स होती हैं, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। एनकोडर क्या करता है दोस्तों, हमारा इनपुट सीक्वेंस को पढ़ता है, रीड करता है और उसको कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में बदल देता है, कन्वर्ट करता है। अब डिकोडर क्या करता है, इसी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को यूज करता है और आउटपुट सीक्वेंस मतलब फ्रेंच को जनरेट करता है। तो इनपुट सीक्वेंस एनकोडर के पास जाता है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में बदलता है, उसको जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है, इसको यूज करता है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है, आउटपुट सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम क्या है सीक्वेंस सीक्वेंस मॉडल में, लॉन्ग सेंटेंसेस जो है वो बेसिकली इशू फेस कर सकता है या फिर प्रॉब्लम फेस कर सकता है या फिर अकर कर सकता है। सिंगल कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है दोस्तों, जो ये कन्वर्ट कर रहा है, वो सारी चीजों को स्टोर नहीं कर सकता, तो कभी कभी यहाँ पे दिक्कत आती है। इसीलिए दोस्तों हम अटेंशन मैकेनिज्म का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे डिकोडर जो है वो डायनेमिकली फोकस करता है एनकोडर स्टेट्स को। जो जो इनकोडर जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एनकोडर के स्टेट्स है उस पर ज्यादा डायनेमिकली फोकस करके वो क्या करता है, यहाँ पे एनालिसिस करता है, मॉडल ट्रेन करता है। और इंस्टेड ऑफ वन वेक्टर वो क्या करता है, जितने भी एनकोडर के आउटपुट्स हैं उसको यूज करता है। तो ये लॉन्ग सीक्वेंसेस का तो काम करना चालू कर देता है, मतलब ये फायदेमंद होता है। और ये जो अटेंशन मैकेनिज्म का पूरा जो कंसेप्ट है वो आगे चलकर ट्रांसफॉर्मर्स, बर्ट, जीपीटी इन सबको पैदा करता है या फिर उनको जो है उजागर होते हैं ये सारी चीजें और इनमें रिसर्च होती है। अब दोस्तों एक टॉपिक है लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस या फिर होता है इंडेक्सिंग, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का एक कंसेप्ट है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये टेक्निक होता है जिसमें हम हिडन रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स हम डिस्कवर करते हैं या फिर हिडन टॉपिक्स जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं, राइट। इसमें दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ वापस से। लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जो कि हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में फॉलो करते हैं, जिसमें जो वर्ड्स के बीच के अंदर जो हिडन रिलेशनशिप्स हैं उसको फाइंड आउट हम कर सकें, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक में जो मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट में जो हिडन टॉपिक्स छुपे हुए हैं उनको निकालने के लिए दोस्तों जो तरीका हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस। इसमें दोस्तों ये जो है डायमेंशनलिटी रिड्यूस करता है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा डायमेंशनलिटी रिड्यूस करता है और सिमेंटिक मीनिंग को यहाँ पे कैप्चर करता है। मेरे पास एक कॉर्पस है जिसमें लिखा हुआ है डॉग बार्क पेट और पपी बार्क एनिमल। अभी डॉग और पपी एक साथ कभी नहीं आए, बट हमारे पास हमें पता है या फिर लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस हम ये पता लगा लेंगे, इन्फर कर सकता है कि ये दोनों जो है वो सिमेंटिकली सिमिलर है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है या फिर एक दूसरे से रिलेटेड शब्द है। एलएसए मतलब जो लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस है वो बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट को सबसे पहले डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूँ, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम अपने वेक्टर स्पेस मॉडल को जो हमने सेकंड पार्ट वीडियो में पढ़ा था उसको हम कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, हाँ, अपने मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स मेथड लगाते हैं जिसका नाम है एसवीडी, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल के क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और उस क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या निकाला, यहाँ पे एसबीडी लगाया और एसबीडी लगाने के बाद हमारा डायमेंशनलिटी रिड्यूस होता है और हमारा एक रिड्यूस सिमेंटिक स्पेस हमें मिलता है और ये होता है पूरा पाइपलाइन ऑफ एलएसए। लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस का बहुत जगह एप्लीकेशन है, जैसे सर्च इंजन, डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी, टॉपिक डिस्कवरी या रिकमेंडेशन, इन सब जगहों में हमारा यहाँ पे इसका
क्या है, एप्लीकेशन है। अब उसी का मिलता जुलता एक भाई आता है, दैट इज कॉल्ड एलडीए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट डायरेक्ट एलोकेशन। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक टॉपिक है दोस्तों, प्रोबेबिलिस्टिक टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो एलडीए होता है वो अज्यूम करता है हमारा हर एक डॉक्यूमेंट जो है, ईच डॉक्यूमेंट, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स जो है वो प्रेजेंट है, और हर एक टॉपिक जो है वो एक बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना है, सीधी सी बात है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स है, और टॉपिक जो है वो मिक्सचर ऑफ वर्ड्स है। ये अज्यूम करता है कौन, हमारा एलडीए। अब जैसे मान लो मेसी स्कोर्ड अ गोल इन अ फुटबॉल मैच, ठीक है। अब टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी, स्पोर्ट्स हमारा 90% है, पॉलिटिकल 5% है, टेक्नोलॉजी 5% है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स और ये सब निकाल रहा है, वो एलडीए की मदद से ही हमारे पास निकाल रहा है। और ये जो है हमारे पास न्यूज क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, रिसर्च एनालिसिस, इन सब जगहों में हमारा इसका बहुत एप्लीकेशन है। क्या होता है, हम जब टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स होता है, और जो टॉपिक्स है वो मिक्सचर ऑफ वर्ड्स होती है। यही एनालिसिस, ये अज्यूम करके वो क्या करता है, मॉडलिंग करता है। इसका डायरेक्टली डायरेक्टली का मतलब होता है, डायरेक्टली सॉरी मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों हमारे पास आता है कंटेक्सचुअल वर्ड एम्बेडिंग्स या फिर कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों आज के लेक्चर का, जिसमें हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग्स। ये जो है एनएलपी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है बाकी जो अर्लियर एम्बेडिंग्स थे, जैसे वर्ड टू वेक हो गया, ग्लव हो गया, एक्सेट्रा, फास्ट टेक्स्ट हो गया, है ना। क्यों? बिकॉज दोस्तों हमारे पास जो पिछले जो एम्बेडिंग्स हमने देख के आए थे, जैसे वर्ड टू बैक हो गया, या फिर हमारा ग्लव हो गया, या फिर हमारा फास्ट टेक्स्ट हो गया, उसमें हम एक वर्ड को एक फिक्स्ड वेक्टर मान रहे थे, है ना। एक वर्ड एक वेक्टर मान रहे थे। बट अगर रियल लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो सम वर्ड हैव डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। जैसे बैंक हो गया हमारे पास, है ना, बैंक हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग्स आता है। एम्बेडिंग्स डिपेंड ऑन दी सराउंडिंग वर्ड। जब हमारा एम्बेडिंग जो है वो सराउंडिंग वर्ड्स पर डिपेंड करे, तब हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग्स की बात आती है। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास बैंक है, तो ये सराउंडिंग वर्ड को देखेगा, मतलब मनी, और यहाँ पे रिवर मान लो इस केस में। तो अगर मनी है तो ये मनी बैंक, टोटल मनी और बैंक दोनों मिलके एक हमारा वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, और रिवर बैंक मिलके एक प्रोड्यूस करेगा, जिससे कंटेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहे। और अलग अलग बेसिकली इस बैंक का हमारा अलग वेक्टर बनेगा V1, और इस बैंक का हमारा वेक्टर V2 बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे सराउंडिंग वर्ड्स को देखा है। तो यहाँ पे वर्ड टू वेक या फिर फास्ट टेक्स्ट क्या यूज करता था दोस्तों, यूज करता था अलग अलग, बेसिकली हर एक वर्ड का एक एक वेक्टर होता था। बट इस केस में दोस्तों हमारे पास एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, इसलिए हम कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग करते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग वर्ड को देखकर हम क्या करते हैं, वर्ड के वेक्टर्स को बनाते हैं। इसी में हमारे पास बर्ट आता है। बर्ट इज बेसिकली बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। सेल्फ अटेंशन ये बेसिकली यूज करता है अपना, और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है। बर्ट भी हमारा कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें सेल्फ अटेंशन क्या होता है, ईच वर्ड लुक्स एट ऑल अदर वर्ड टू डिटरमाइन विच वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब जैसे बैंक है, वो बाकी के सराउंडिंग वर्ड्स को देखेगा, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, और फिर देखेगा कि कौन से उसके लिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कॉन्टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सिमेंटिक रिलेशनशिप के लिए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड बर्ट, जो कि सेल्फ अटेंशन को फॉलो करता है, और कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग मतलब आसपास के सराउंडिंग वर्ड्स को यूज करके अपना वेक्टर फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, और डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स प्रोड्यूस करके समझता है हमारे कंटेक्स्ट को, ठीक है। एंड दैट्स इट दोस्तों। मैंने यहाँ पे नीचे आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी छोड़ रखे हैं। जैसे मान लो हमारा ये हो गया एचएमएम का न्यूमेरिकल, ये हमारा एचएमएम प्लस विटरबी एल्गोरिदम का यहाँ पे न्यूमेरिकल है, विटरबी एल्गोरिदम का यहाँ पे न्यूमेरिकल है। फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे नेव बायस जो हमने किया था उसका न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने रख रखा है, ठीक है पूरा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने रख रखा है यहाँ पे पीएमआई। पीएमआई जो हमने पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, उसका जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे रख रखा है, आप इसको देख सकते हो। बेसिकली प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने इसको सबको कवर किया है, प्रैक्टिस करो। अगर बेसिकली आपको डाउट आता है तो मैंने सोल्यूशन भी यहीं पे लिख रखा है, तो आप सोल्यूशन भी देख के यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे समझा पाया हूं। जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, वो सबके नोट्स, बेसिकली जो भी ये नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आई होप आप लोग जो है अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे। एंड अगर दोस्तों आपका एग्जाम अच्छा गया इन सब कंटेंट का इस्तेमाल करके, तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प चाहिए। क्या आप कमेंट बॉक्स में अपना ये जो आपका जो फायदा हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे मेरे को मेरे दिल में शांति मिले कि हाँ भाई मैं कुछ जो है आपके पढ़ाई में योगदान ला पाया हूँ, या फिर आपका हेल्प कर पाया हूँ एज अ भाई, मेंटर, या जो भी आप बोलना चाहो, राइट। सो यस दैट्स इट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। हम मिलेंगे
अगले एनएलपी के लेक्चर में, जिसमें हम कुछ एनएलपी के एप्लीकेशंस और स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थ्योरी थ्योरी रहने वाला है। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।